सभी को नमस्कार। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप सभी के लिए लाया हूँ लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का जो प्रश्न बैंक जारी किया गया है वो प्रश्न बैंक क्या है, इस प्रश्न बैंक की कितनी उपयोगिता है और क्यों यह प्रश्न बैंक विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए बेहद उपयोगी है। मैं उम्मीद करूंगा कि यदि इस वीडियो को आप प्रारंभ से लेकर अंत तक कई बार देखेंगे और परीक्षा तक जो कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं वो इसको बड़े ध्यान से सुने कि उनको इस पूरी प्रश्न बैंक पर आधारित इस वीडियो को पूरी परीक्षा तक आपको इसको सुरक्षित रखना है। और लोक शिक्षण ने चूंकि इसको जारी किया है तो स्वाभाविक है पूरे मध्य प्रदेश में अतिशीघ्र इस प्रश्न बैंक से लगभग सभी शासकीय विद्यालयों में जो अध्यापन कार्य है वो कराया जाएगा। तो इस वीडियो में, जो कि थोड़ा सा लंबा वीडियो है, ये बड़ा वीडियो है, लेकिन इस पूरे के पूरे वीडियो में आप कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के लगभग सभी प्रश्नों को और जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, लघुत्तरीय प्रश्न हैं, उनके उत्तरों को भी इस वीडियो में आप देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो कृपया जब भी इस वीडियो को देखें तो अपने साथ कागज कलम रखकर अवश्य बैठें, और यदि आपके पास पुस्तक है तो वो भी आप खोल कर रखेंगे तो एक एक लाइन इस वीडियो की आपको समझ आएगी। मैंने बहुत मेहनत से, बहुत प्रयास से ये वीडियो आप सभी के सहयोग के लिए तैयार किया है। दूसरी बात, जो विद्यार्थी विद्यालयों में नहीं आए या बहुत कम आए उनके लिए भी यह वीडियो बेहद उपयोगी है। वार्षिक परीक्षा जो कि अप्रैल माह में प्रस्तावित है कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए, तो वार्षिक परीक्षा के लगभग जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्न इसी प्रश्न बैंक से आएंगे, ऐसा लोक शिक्षण के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा अवगत कराया गया है। और वार्षिक परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं वो इसी प्रश्न बैंक पर आधारित हैं, इसी प्रश्न बैंक से निर्मित हुए हैं। तो लगभग सभी प्रश्न इसी प्रश्न बैंक से निर्मित हैं। इससे इस वीडियो की उपयोगिता को समझा जा सकता है। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो को, जो कि कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का है और ये प्रश्न बैंक का आधारित है और प्रश्न उत्तर भी हैं। हमने पूरे वीडियो में प्रयास किया है कि जो छोटे प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको मिल जाएं, लेकिन जो बड़े प्रश्न हैं उनके उत्तर हमने आपकी शिक्षा पर छोड़ रखे हैं। आपने उनको जहां से भी तैयार किया है वहां से उनको याद कर सकते हैं। इसके अलावा यह प्रश्न बैंक जब प्रदेश के सभी विद्यालयों में और विद्यार्थियों को प्राप्त हो चुकी होगी या होगी अतिशीघ्र, तो उस प्रश्न बैंक को अवश्य प्राप्त कर लें, इसकी हार्ड कॉपी को प्राप्त कर लें। नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को सुरक्षित रख लें। तो हम इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो ये जो आपका जो ब्लूप्रिंट है ये जारी हुआ था और इस ब्लूप्रिंट में ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपका 100 अंकों का है। तो 100 अंकों के जो सामाजिक विज्ञान विषय का कक्षा 9वीं का जो प्रश्न बैंक है, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी 4 छोटी छोटी पुस्तकें आपके कक्षा 9वीं में अब पढ़ाई जाती हैं, जिनमें एक है समकालीन भारत, एक भूगोल, अर्थात एक पुस्तक भूगोल की है। भूगोल के 5 अध्याय 1, 2, 3, 4 और 5 इनको इस प्रश्न बैंक में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा भारत और समकालीन विश्व भाग 1, अर्थात ये इतिहास का भाग है और इतिहास के भाग में अध्याय फ्रांसीसी क्रांति को सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा लोकतांत्रिक राजनीति अंतर्गत यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, अध्याय 3 नासीवाद और हिटलर का उदय। इसके अलावा लोकतंत्र क्या तथा लोकतंत्र क्यों, और संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति, संस्थाओं का कामकाज, ये सब के सब जो समकालीन विश्व और लोकतांत्रिक राजनीति, इसके अंतर्गत इतने अध्याय सम्मिलित हैं। इसके अलावा जो आपकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसके 3 अध्याय इसमें सम्मिलित हैं। उन 3 अध्यायों में अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी, अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग और अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती।
ये अंकों का अलग अलग विभाजन है। टोटल आपका जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो 100 अंकों से निर्मित होगा, और प्रश्नों की संख्या भी हमने अपने पूर्व के वीडियो जो हमने इस पे आपको बनाया है ब्लूप्रिंट का, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि ये जो अध्याय इनमें से कौन कौन से प्रश्नों को प्रश्न बैंक में शामिल किया गया है जिन पर वार्षिक परीक्षा आधारित है। तो देखते हैं आगे। अध्याय 1 ये भूगोल का पोर्शन है। अध्याय 1 भारत, आकार और स्थिति। ये आप भूगोल की पुस्तक में देखेंगे, इसमें निर्देश में लिखा हुआ है। इस अध्याय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का, 1 प्रश्न 1 अंक का एवं 1 प्रश्न 3 अंक का, कुल 4 अंक का ये अध्याय है भारत, आकार और स्थिति। और इस 4 अंक के अध्याय के प्रश्न जो हैं आपकी प्रश्न बैंक में, कुछ के उत्तर हमने यहाँ लिखे हैं जो बड़े उत्तर हैं, लॉन्ग आंसर है 4 या 5 अंक के, वो हमने यहाँ इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हर विद्यार्थी अपने तरीके से उत्तर को याद करता है। उनके शिक्षक जो पढ़ाते हैं उसके आधार पर वो उत्तरों को परीक्षा में लिखते हैं। तो आपने जहाँ से भी याद किया हो, जिस भी शिक्षक ने आपको जिस तरह से लिखाया हो, जो लॉन्ग आंसर है उनको कर सकते हो, लेकिन छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो उनके उत्तर हमने यहाँ भी लिखने का प्रयास किया है। तो प्रश्न 1 है सही विकल्प छांटिए, प्रत्येक के लिए 1 अंक। इसमें एक प्रश्न है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य में से होकर गुजरती है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो आपका उत्तर इसका सही है मध्य प्रदेश, आपका राज्य मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश से ये बिल्कुल ठीक बीच से ये जो कर्क रेखा है ये गुजरती है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो ये भारत, आप जानते हैं किसी भी देश की जो स्थिति है वो अक्षांश और देशांतर पर आधारित होती है और उस अक्षांश देशांतर के आधार पर ही उसकी स्थिति निर्धारित होती है। यदि भारत की बात करें तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 97.25 भी कह सकते हैं आप, ऐसे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व जो है ये भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। तो ये आपके सही विकल्प वाले प्रश्न हैं जो कि अध्याय 1 से हैं। आपको बार बार मैं याद दिला दूं कि इन प्रश्नों के अलावा शेष कोई भी प्रश्न आपको तैयार नहीं करना है। लगभग 100% प्रश्न आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो इन्हीं प्रश्नों में से कोई प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होगा, ये श्योर किया है लोक शिक्षण द्वारा। ये केवल इस सत्र के लिए है, बेहद महत्वपूर्ण। अगले सत्र के लिए क्या निर्देश होते हैं ये बाद में देखेंगे, लेकिन इस सत्र के लिए जो प्रश्न बैंक है कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए, उसमें से ही प्रश्न आने की पूरी संभावना है। लगभग 100% प्रश्न उससे आएंगे। एक आध कोई छोटा मोटा प्रश्न संभव है कहीं बाहर से आ जाए, अन्यथा ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। तो चलिए, ये प्रश्न आपने समझ लिए होंगे, देख लिए होंगे, आगे नोट करते हैं। सा जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं किस देश को टच करती हैं, छूती हैं? तो जो विकल्प दिए थे उनमें था बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। अर्थात पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों की सीमा बांग्लादेश जो है हमारा, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, इससे टच करती हैं, छूती हैं। जो दा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से सही छांट के लिखना है। संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है, कौन सा स्थान है? पहला, 7वां, 5वां और दूसरा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है पूरी दुनिया में। तो इसका उत्तर आपको इस तरह से लिखना है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ टाइप का, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है एशिया में भारत? पूर्व और पश्चिम के मध्य, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से उत्तर दक्षिण, दक्षिण में, पश्चिम में। तो पूर्व और पश्चिम के मध्य में इसका सही जवाब है, ये पूर्व और पश्चिम के मध्य में। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न थे। आगे देखते हैं। अध्याय 1 में ही प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान भरिए, प्रत्येक के लिए 1 अंक। तो क्या प्रश्न है? भारत ... रिक्त स्थान है ये। भारत गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी में है कि दक्षिणी? तो इसका जवाब है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत को, रिक्त स्थान है, भागों में बांटती है, तो 2 में बांटती है कि 4 में?
तो चूंकि बीच से निकली है, भारत देश के बीच से निकली है, गुजरात से लेके बीच में मध्य प्रदेश को टच करते हुए, और ये निकल के गई है कर्क रेखा, तो निश्चित तौर पर जब बीच से निकल के गई तो 2 भागों में बांट दी, तो सही जवाब 2 लिखा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में, आपने पूर्व में भी देखा था, वहाँ वो विकल्प में 7वां स्थान है। इसके अलावा हिमालय पर्वत कौन सा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है या प्राचीन पर्वत है? तो सभी को लगता होगा प्राचीन है, लेकिन इसका सही जवाब है नवीन वलित पर्वत। इसके अलावा अगला रिक्त स्थान है भारत में, रिक्त स्थान ... राज्य और ... केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये रिक्त स्थान हुआ आपका। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक शब्द या एक वाक्य भी हो सकता है लिखा हुआ आपके उसमें। एक वाक्य होगा तो ज़्यादा ज़्यादा एक सेंटेंस में आपका उत्तर हो जाना चाहिए। एक अंक का है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है 2.4%। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? इसका उत्तर है 15,200 किलोमीटर लंबी। स्थलीय माने जो जमीन भारत की है, अगर पूरी चारों तरफ से पूरी जमीन को नाप लिया जाए तो ये कुल लंबाई है इसकी 15,200 किलोमीटर में है। अब अगला प्रश्न है, भारत की समुद्री सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? तो इसका उत्तर है 7,516.6 किलोमीटर, अर्थात लगभग 7,500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। समुद्री सीमा से तात्पर्य यह है कि समुद्र भारत के कहाँ किस किस बॉर्डर को टच करता है। तो आपने देखा इधर गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक का जो नीचे का पूरा हिस्सा है, पूरा दक्षिण भारत है, वो पूरा बॉर्डर हमारा समुद्री सीमा को टच करता है। तो अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो इसका उत्तर है मन्नार की खाड़ी। ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच की जो खाड़ी है उसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। लेकिन भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो ये इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी। तो पूर्व में आप विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं भारत के पूर्व में जो समुद्र है उसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी, और भारत श्रीलंका के बीच जो समुद्र है उसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। लेकिन अगर हम पश्चिम की बात करें यहाँ, तो पश्चिम में जो सागर है या समुद्र है उसका नाम है अरब सागर। और दक्षिण की बात करें तो श्रीलंका के साथ साथ जो दक्षिण का जो हिस्सा है समुद्र की बात करें तो उसको हिंद महासागर कहते हैं। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच की बात यहाँ की गई तो मन्नार की खाड़ी है। तो भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। तो ये एक शब्द में उत्तर हो गए। अगला देखते हैं, सत्य असत्य छांटिए, अर्थात जो सत्य असत्य है उसको सही, कोई भी सत्य असत्य इनमें से ही आपको मुख्य परीक्षा में मिलेगा। तो ये बेहद सरल है, आपके लिए वीडियो बहुत उपयोगी है कि आप इस वीडियो को देख के बार बार देख के सुन के भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, लिख के तैयारी कर सकते हैं, अपनी पुस्तक को पढ़ के कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो सत्य असत्य में भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है। इसका सत्य या असत्य में ये पूरी तरह से सच बात है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख किलोमीटर है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कर्क रेखा कहलाती है। तो ये गलत जवाब है। 82.30 पूर्व देशांतर रेखा कर्क रेखा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कर्क रेखा तो जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है 23.5 डिग्री जो रेखा है वो कर्क रेखा है। 23 सही 1/2 उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में उसको मकर रेखा कहते हैं। तो 82.30 डिग्री पूछा गया देशांतर रेखा, तो ये असत्य उत्तर है। अगला लिखा हुआ है, सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी हुई है, बीच की दूरी कम हुई है। का शब्द लग गया है, वास्तव में शब्द है कम हुई है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। सुएज नहर जो लाल सागर है और उत्तरी सागर है उसको जोड़ती है, और ये मिस्र के पास से जो है मिस्र देश है, वहाँ से ये सुएज नहर को काट के आप नक्शा देखेंगे तो उस नक्शे में आपको सुएज नहर दिखेगी। तो यूरोप जाने के लिए, यूरोपीय जो कंट्री हैं उनमें जाने के लिए
भारत के जो पानी वाले जहाज हैं वो जब जाते हैं तो वहाँ उनको एक लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ता यूरोप जाने के लिए, बल्कि स्वेज नहर होकर जाने से रास्ता थोड़ा छोटा हो जाता है। तो अगला इसमें प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ये बिल्कुल सही जवाब है। जब तक मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब तक मध्य प्रदेश अर्थात 1 नवंबर सन 2000 के पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था, किंतु 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया। इसके पश्चात अब भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ये बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु लक्षद्वीप है। तो ये गलत जवाब है, ये लक्षद्वीप नहीं है। लक्षद्वीप तो वास्तव में भारत के जो दक्षिण पश्चिमी जो तट है उस तट पर ये आता है। ये पश्चिमी तट पर स्थित है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह है वो बिल्कुल अंत में आते हैं, लिहाजा ये जवाब जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप भारत का दक्षिणतम बिंदु नहीं है, ये असत्य है। तो ये हुए आपके सत्य और असत्य के प्रश्न, जिसकी आपने तैयारी कर ली, इसको आपने पढ़ भी लिया होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से देख लिया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरह के प्रश्न हैं। सही जोड़ी बनाइए, प्रत्येक के लिए 1 अंक। अब जो प्रश्न आपने पूर्व में भी पढ़े उनको यहाँ फिर से दोहराया गया, तो ये और अच्छी बात है। 82 सही 1/2 अर्थात 82.5 पूर्वी देशांतर। तो ये एक तरफ सही जोड़ी में वो क्या रहता है, एक तरफ इस तरह से लिखे रहते हैं, दूसरी तरफ भी लिखे रहते हैं जवाब। तो इन जवाबों को मैच करना होता है कि 82.5 डिग्री को आप किससे मैच करेंगे। तो 82.5 डिग्री को ये मैच किया गया। देखो आप एक डा अर्थात आपको यहाँ से इस तरह से डा उत्तर आप लिखेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1 का डा, 2 का आ। तो 1 का डा क्यों, मानक याम उत्तर। मानक याम उत्तर से आशय ये होता है कि भारत का जो समय है, टाइम है जो आप देखते हैं, वो समय 82.5 पूर्वी देशांतर का जो समय है, इतने डिग्री पर जो समय है, वही समय भारत का मानक समय है। अर्थात मानक समय से आशय विद्यार्थियों ये है कि आप घड़ी में जितने भी आपका जो टाइम होता है, वो टाइम वास्तव में इतने डिग्री पर जो समय है, इस समय को ही भारत का मानक समय माना गया है, इसलिए इसको मानक याम उत्तर कहते हैं। अब लिखा हुआ ये स्वेज नहर, तो स्वेज नहर का मैच करना है कि स्वेज नहर बंगाल की खाड़ी, स्वेज नहर पाकिस्तान, स्वेज नहर अरब सागर, स्वेज नहर नेपाल, चीन और भूटान। तो ये इसके अलावा सही जोड़ी के लिए सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि हम पूरे आखंड के प्रश्नों को अच्छे से जो बिंदु दिए उनको पढ़ लें, फिर बाकी बिंदुओं को पढ़ लें तो समझ आने लगता है। स्वेज नहर, अभी हम जल्दबाजी में इसको मैच ना करें, उत्तर नीचे लिखे हुए हैं, फिर भी आप समझें कि इसको हल कैसे करेंगे। फिर लिखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह लिखा हुआ है बंगाल की खाड़ी। तो ये लगभग बात तो मैच कर रही है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1869 पाकिस्तान, अरब सागर, नेपाल, चीन और भूटान और मानक याम उत्तर, इनमें से संभवतः किसी से मैच नहीं कर रहे, सबसे अच्छा मैचिंग यहाँ हो रहा है। तो मैच करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जितने उत्तर आपको आ रहे हों, जिनके सही जवाब आपको आ रहे हो, सबसे पहले आप उनको मैच करके देख लें। जैसे आप निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रश्न पत्र में ऐसा नहीं रहता, प्रश्न पत्र में आप कुछ नहीं लिख सकते, लिहाजा आप एक इस तरह के 1 2 3 4 5 6 बिंदु लिख के, दूसरी तरफ भी लिख के एक कागज में अपनी जो उत्तर पुस्तिका है पीछे रफ में लिख सकते हैं आप उसको। तो आप मैच करेंगे तो ये आपका मैच हो गया डा से। और दूसरा हमने छोड़ दिया, अभी 1869 है, 70 नहीं करेंगे। हमको याद आता, मान लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप में बंगाल की खाड़ी में है, ये कन्फर्म है। तो अरब सागर भी हो सकता है। तो अरब सागर तो जस्ट अभी आपको हमने बताया कि लक्षद्वीप का जो मैच है वो अरब सागर के साथ है, क्योंकि अरब सागर पश्चिम में और लक्षद्वीप पश्चिमी समुद्र में है। तो ये इससे मैच हो गया और लक्षद्वीप सीधा सीधा सामने मैच हो गया। सामने मैच हो गया तो अब भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा, बॉर्डर की बात कर रही है, उत्तरी पश्चिमी सीमा। तो उत्तरी पश्चिमी सीमा, ये उत्तर में नेपाल है, ये ठीक बात है, लेकिन पश्चिम में चीन और भूटान नहीं है,
ये भूटान तो लगभग पूरी तरह से भारत के पूर्व में है, तो ये भारत की पश्चिमी सीमा इससे मैच नहीं कर रही। तो पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, तो 5 का 7 से मैच हो रहा है। भारत की उत्तरी सीमा, तो ये बिल्कुल ठीक है, उत्तरी सीमा नेपाल, चीन और भूटान, इससे ये मैच कर रहा है कि ये उत्तरी सीमा यहाँ तक हमारी जाती है, उत्तर पूर्व तक जाती है, भूटान तक। तो ये मैचिंग के यहाँ आपके जवाब नीचे लिखे हुए हैं, आप इनको नोट कर लें, देख लें। सुएज नहर स्वाभाविक है, एक ही ऑप्शन बचता है उसके लिए, तो सुएज नहर 1869, अर्थात सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ। इस 1869 को एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया ये सुएज नहर का पानी। आपको मैं यहाँ एक सुझाव मैं आपको देना चाहता हूँ, आप सुएज नहर को ऐसे जोड़ के देख लें कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म भी 1869 में हुआ था। इसका मतलब यह है कि जब महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और उसी सन में सुएज नहर का निर्माण हुआ। तो सुएज नहर का निर्माण गांधी जी के जन्म से मैच कर रही है। तो आप इसको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि जब गांधी जी का जन्म हुआ था उसी सन में सुएज नहर का निर्माण हुआ था, 1869। ठीक है, चलिए आगे चल के देखते हैं सही जोड़ी के बाद। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक के लिए 2 अंक। अब प्रश्न है, भारत के 2 राज्यों के नाम बताइए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये इसका जवाब है। इसके अलावा भी राज्य हैं जिनके बीच से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। ठीक है, तो इसके अलावा गुजरात से भी निकलती है ये। आप इसके अन्य कोई 2 उत्तर भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लिखें। आप पूरे राज्यों को पुस्तक से अच्छे से पढ़ें और जो बेहतर उत्तर लगे उन्हें लिखें। ये इसलिए लिखे गए मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश के बीच से ये रेखा गुजरती है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलावा भी मैंने आपको बताया था कि आप यदि अन्य कोई 2 सही उत्तर लिखते हैं तो उस पर भी आपको अंक मिलेंगे। तो जो कर्क रेखा है वो इन दोनों राज्यों के अलावा, जैसा कि हमने पूर्व में बताया, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से भी ये निकलती है। तो इनमें से इनके अलावा भी कोई उत्तर देंगे तो वो उत्तर भी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है। अर्थात यदि हम बात करें, अगर स्थानीय समय की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है और गुजरात भारत के पश्चिम में स्थित है। तो जो पूरा विस्तार है भारत का वो इन दोनों राज्यों के बीच में है, और इस कारण से यदि गुजरात की बात करें और अरुणाचल प्रदेश की, तो इनके बीच में इतनी अधिक दूरी है जो कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो दोनों में काफ़ी अंतर है। लगभग 30 देशांतर का आप इसमें अंतर आप मान सकते हैं कि दोनों के बीच में लगभग 29.5 या 30 देशांतर का अंतर है, और इसके कारण से इनके समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम लिखिए। अरब सागर पूर्व में भी आया था कि अरब सागर में लक्षद्वीप एवं बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं, देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक के लिए 3 अंक। तो 3 अंकों का ये लघुत्तरीय प्रश्न है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ, इससे भारत को क्या क्या लाभ हुआ। तो उत्तर है, सुएज नहर 1869 में बनाई गई। इस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर से भी कम हो गई। तो ये एक लाभ हुआ। भारत के अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार का उल्लेख कीजिए। अर्थात लिखिए भारत कितने कितने अक्षांश और कितने कितने देशांतर के बीच स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न था, मानक समय से क्या समझते हैं। तो इसको हमने पूर्व में भी थोड़ा सा समझाया था। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का यामोत्तर कहते हैं। इस रेखा से भारत में समय निर्धारण होता है। तो बिल्कुल सही है। भारत में जो घड़ियां हैं, घड़ियों का जो टाइमिंग है वो वास्तव में 82.5 डिग्री
30 मिनट पर जो समय है वो भारत का मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम भारत का इसी देशांतर से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 4 अंक के ये प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपको आएंगे, और ये प्रश्न हमने आपको पूर्व में भी बताया है कि यही प्रश्न परीक्षा में आपको आएंगे। इनके उत्तर आपको केवल लिखने, उत्तर आप जो हम यहाँ बता रहे हैं इन उत्तरों को भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके शिक्षक ने जो भी पढ़ाया हो या अन्य कहीं से भी आपने पढ़ा हो, किसी पुस्तक से या अन्य किसी सहयोगी जो आपकी सहयोगी पाठ सामग्री उससे कहीं से भी आपने याद किया हो, वहाँ से भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं इसी उत्तर को आप लिखें। तो ये प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय, भारत की स्थलीय व समुद्री सीमा का वर्णन कीजिए। तो स्थलीय सीमा आपको हमने पूर्व में बताया था, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है। भारत की जलीय सीमा, तो जलीय सीमा में निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप सहित 7,516.6 किलोमीटर, तो इतनी लंबी भारत की जलीय सीमा है। अगला प्रश्न है विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो क्या उत्तर लिख सकते हैं, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है तथा भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। किस दृष्टि से 7वां बड़ा देश है भारत? क्षेत्रफल की दृष्टि से, अर्थात जो आकार है, एरिया, उसकी दृष्टि से हमारा देश 7वें नंबर पर आता है। किंतु जनसंख्या की दृष्टि से हम चीन के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। चलिए देखते हैं अगले क्या प्रश्न है जो आपकी मुख्य परीक्षा में आने वाले हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये 5 अंक का, भारत की स्थिति एवं विस्तार का वर्णन कीजिए। तो पूर्व में जो भी उत्तर लिखा उसी का ये डिटेल है, काफ़ी विस्तार है। आप इस विस्तार को लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। यहाँ दिख भी रहा होगा, इसको हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। आपके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है, भारत की स्थिति एवं विस्तार का वर्णन कीजिए। 5 अंक का प्रश्न आपको परीक्षा में आ सकता है। तो ये जो प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों पर आपका जो वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है वो निर्मित है। लिहाजा इन प्रश्नों को आप अच्छे से समझ लें, उत्तर को आप कहीं से भी याद कर लें, हमारे जो वीडियो में हम बता रहे इस उत्तर को पढ़ लें, या आपको ये प्रश्न बैंक है जो आपको प्राप्त हो गई होगी, इस प्रश्न बैंक से भी आप उत्तर को याद कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास जो भी साधन हो, आपके शिक्षक ने लिखाया हो या अन्य कहीं से भी आपने याद किया हो, वहाँ से भी इस उत्तर को लिख सकते हैं। ये 5 अंक का आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। अब भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व समझाइए। तो उत्तर इसका है, भारत विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। केंद्रीय स्थिति के निम्न महत्व हैं, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का केंद्र है, हिंद महासागर के शीर्ष में स्थित होने के कारण अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जुड़ा है। प्राकृतिक बंदरगाह हैं, अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्गों का संगम स्थल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में है। आप इसको नोट कर सकते हैं। हमारे ब्लॉग से भी आप हमारे इस पूरे के पूरे जो प्रश्न बैंक है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अपने विद्यालय में अपने विद्यालय के शिक्षकों से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारे साधन हैं, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यदि कहीं से भी प्राप्त नहीं हो रही है तो आप हमें लिखिए, हम आपको प्रयास करेंगे कि आप तक पहुँचे, तो हम भी आपको भेज सकते हैं। लेकिन इतने सारे लोगों को नहीं भेज सकते, इसलिए हमने ये वीडियो निर्मित किया कि आप इसको देख लें, समझ लें और इसे पढ़ लें। और इस वीडियो को आप मुख्य परीक्षा तक, जब तक आपकी वार्षिक परीक्षा नहीं होती है तब तक आप इसको सुरक्षित करके रख लें। इसको कई बार देखेंगे तो वैसे ही आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, समझ में आने लगेगा। अब हम बात करते हैं अध्याय 2 की, भारत का भौतिक स्वरूप। तो ये जो अध्याय 2 है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 अंक का और एक प्रश्न अतुल्योत्तरीय 2 अंक का एवं एक प्रश्न दीर्घोत्तरीय 5 अंक का, इस तरह से ये यूनिट है आपकी 10 अंक की है। बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। 10 नंबर अगर आप इस यूनिट को तैयार करते तो आपके 10 नंबर तैयार होंगे। तो इसमें बात करते हैं सही विकल्प छांटिए, अर्थात सही विकल्प लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक है। सही विकल्प 4 दिए रहते हैं, सही है वो लिखना है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, इसमें 4 उत्तर दिए, हिमालय पर्वत, नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत। सही उत्तर हिमालय पर्वत। अगला है उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी। तो उत्तर भारत के जो मैदान हैं उनमें कौन सी मिट्टी ज़्यादा है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। आगे देखते हैं।
निम्न हिमालय तथा शिवालिक पर्वत के बीच की घाटी को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है दून घाटी। इनको आप पढ़ लें केवल, ये दून घाटी इसका सही जवाब है। इसके अलावा हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है? अर्थात जो सबसे पूर्व की सीमा है वो कौन सी नदी बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र, कोसी, दामोदर और गंडक में सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। अगला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत में जो अन्नामुडाई है, अन्नामुडाई, डोडाबेट्टा, महेंद्रगिरी और ऊटी, ये 4 पर्वत चोटियां हैं जिनमें अन्नामुदाई पहले नंबर पर है वास्तव में, और डोडाबेट्टा दूसरे नंबर पर है। तो अन्नामुडाई साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जैसे कि मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो ध्रुवगढ़, होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में जो ध्रुवगढ़ नामक स्थान है वो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। इसी तरह से दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान है वो अनाई मुड़ी। तो अनाई मुड़ी या अन्नामुदाई भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कहीं कहीं। तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे देखते हैं। रिक्त स्थान भरिए, फिल करिए, लिखिए। तो रिक्त स्थान में आपको लिखना है विश्व का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर, माउंट एवरेस्ट और नंगा पर्वत। तो आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट जो भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है। 8,848 मीटर ऊंचा ये पर्वत शिखर है। चलिए अगला प्रश्न है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये जो नगर हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? क्या ये धार्मिक हैं कि पर्यटन है? तो धार्मिक इसमें कोई स्थान नहीं है। ये जनरली सामान्य रूप से लोग यहाँ गर्मियों के मौसम में, सर्दियों में भी जाते हैं, गर्मियों के मौसम में भी घूमने जाते हैं। तो ये पर्यटक स्थल हैं। यहाँ सर्दियों में आपको बर्फ़ देखने को मिल सकती है, आइस देखने को मिल सकती है। तो शिमला, मसूरी और नैनीताल ये सभी पर्यटक स्थल हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, उत्तरी प्रायद्वीपीय मैदान, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय मैदान में से कौन सा? तो उत्तरी मैदान इसका सही जवाब है। अगला है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो डल झील और चिल्का झील। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील का सही उत्तर चिल्का झील। बता दूं चिल्का झील ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। जो डल झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है डल झील। तो डल झील मीठे पानी की झील है वास्तव में। और चिल्का झील है ये क्योंकि उड़ीसा में समुद्र तट से ये जुड़ा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, तो ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा लक्षद्वीप से बना हुआ प्रवाल या ज्वालामुखी निक्षेप, इसका सही जवाब है सही उत्तर प्रवाल। प्रवाल एक तरह के कोरल होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, उससे बना हुआ है लक्षद्वीप। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए, प्रत्येक के लिए 1 अंक। एक स्थलीय महाद्वीप जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। तो एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, इसलिए दक्षिण भारत को प्रायद्वीप भी कह देते हैं कभी कभी, क्योंकि दक्षिण भारत वास्तव में 3 ओर से समुद्र से घिरा है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है, इसके अलावा पश्चिम में अरब सागर। भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी है ये, भारतीय मरुस्थल की, राजस्थान में बहती है ये, और ये सबसे लंबी नदी है। 5 नदियों के प्रदेश को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है पंजाब। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वहाँ बैरन द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप में, वहाँ इकलौता भारत का ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, और कभी कभी उससे लावा और धुआं, राख इत्यादि भी बाहर आती है। तो सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में है। अगला प्रश्न पूछा गया, किन्हीं 2 भू आकृतियों के नाम लिखिए। तो किन्हीं 2 भू आकृतियों के नाम, हिमालय पर्वत, उत्तरीय मैदान, प्रायद्वीपीय मैदान, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो ये जो प्रश्न है कि किन्हीं 2 भू आकृतियों के नाम से संबंधित था, तो एक शब्द में उत्तर के आपके ये प्रश्न हो गए। अगला देखते हैं, सत्य सत्य लिखिए। हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, यह सही जवाब है। दोआब का अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था से है, तो ये गलत प्रश्न है, गलत है। ये दोआब का अर्थ नदी की प्रारंभिक अवस्था से नहीं होता है। नम एवं दलदली
क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है। तो ये बिल्कुल सत्य जवाब है, सही है ये सही सेंटेंस है, सही कथन है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, ये सही बात है। उडगमंगलम जिसे कोडाई कुनाल भी कहते हैं, तो उडगमंगलम को कोडाई कुनाल नहीं कहते हैं, यह असत्य है। तो ये इसको आपने अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी हमने जैसा पूर्व में भी बताया कि आप एक तरफ का पूरा पढ़ लीजिए, दूसरी तरफ का पूरा पढ़ लीजिए, और जिससे जो सबसे पहले मैच कर जाए उसको जोड़ लीजिए। जैसे माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर, ये ऊंचाई संबंधित है, तो ये सीधा सीधा पहला डा से मैच हो रहा है, ये उत्तर लिखा हुआ है। इसके अलावा कंचनजंगा ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये इसका आ से मैच हो रहा। माजुली जो है जो 3 नंबर है, ये एक नदी द्वीप है, ये विश्व का वास्तव में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके अलावा बरखान जो है वो एक आकृति है जो 5 का सा है लिखा हुआ है, सॉरी 4 का ये बा है, बालू का टीला, एक आकृति भू आकृति है, हमने बताया आपको बरखान। इसके अलावा सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप, भी हमने पूर्व में बताया था कि भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो अंडमान निकोबार द्वीप के बेरन द्वीप में है। और दक्षिण का पठार जो है 6वें का दा, उत्तर कचार पहाड़ी। तो ये इस प्रकार से ये मैचिंग है। और इस मैचिंग में या सही जोड़ी में एक खासियत ये रहती है कि यदि आपको 2 या 3 सही आ रहे हो तो शेष अपने आप मैच कर जाते हैं। सबसे पहले आप इसमें से उन जोड़ियों को सही मिलाइए जो आपको निश्चित तौर पर पता हो 100%। वैसे तो आप पूरी तैयारी कर लेंगे अगर अच्छे से, तो यही प्रश्न आने वाले इनमें से कोई प्रश्न परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक के लिए 2 अंक। भारतीय मरुस्थल के बारे में लिखिए। तो भारतीय मरुस्थल के बारे में लिखिए, तो आप लिख सकते हैं, ये कुछ जवाब यहाँ लिखे हुए हैं। ये अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वनस्पति कम पाई जाती है। तो ऐसा उत्तर हो सकता है। इसके अतिरिक्त भी आप कोई उत्तर लिख सकते हैं जो सही हो सकता है आपका। भारतीय भू आकृति विभागों के नाम लिखिए। तो ये भारत उत्तर है, भारत के प्रमुख भौतिक विभाग निम्न तरह से हैं, निम्न प्रकार से दिए, इनको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। अगला प्रश्न है, प्रवाल से क्या समझते हो? प्रवाल के प्रकार लिखिए। ये प्रवाल किसे कहते हैं? तो प्रवाल कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो समुद्रों में समूह में रहते हैं। प्रवाल के प्रकार, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल, वित्तीय प्रवाल, वलय। ये कुछ जवाब हुए 2 अंक वाले प्रश्नों के। जवाब भी लिखे हुए हैं, हम जवाब को ना पढ़ते हुए प्रश्न को पढ़ रहे, क्योंकि उत्तर आपने अपने स्तर से तैयार किया हो तो आप उसी को तैयार करके रखें। कोई जरूरी नहीं कि आप इस उत्तर को ही आप याद करें, इसलिए हम उत्तर को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको प्रश्न जरूर अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यही प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम हिमालय पर्वत के अंतर्गत महान हिमालय को समझाइए। तो महान हिमालय क्या है, आपको इसको समझाना है। बांगर तथा खादर से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर आपको ढूंढ कर लिखना है, या आपने जो भी उत्तर याद किया उसको याद करके लिखना है। वैसे तो आपको ये प्रश्न बैंक जो पूरी तरह से प्राप्त होगी या हो गई होगी, तो उसमें ये उत्तर लिखा हुआ है, कहीं नहीं मिले तो आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं। इस उत्तर को अपनी पुस्तक से भी छांट कर ढूंढ सकते हैं, अपने लिए लिख सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। 4 अंक के प्रश्न की बात करते हैं, तो भावर और तराई प्रदेश का वर्णन कीजिए। यदि हम 5 अंक के प्रश्नों की बात करें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, तो इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं वो है, भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया, किसी एक का वर्णन कीजिए। इसके अलावा संक्षिप्त विवरण दीजिए। भारतीय तटवर्ती मैदान और भारतीय द्वीप समूह। तो ये प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आपको तैयार करना। कुछ उत्तर मैंने लिखे हैं छोटे मोटे, जो प्रश्न बैंक के साथ थे वो भी हमने यहाँ लिख दिए हैं। लेकिन यदि आपने अपने स्तर से तैयार किया, फिर से दोहरा रहा हूँ, तो आपको इन उत्तरों को याद करने की जरूरत नहीं है। अपने हिसाब से आप उत्तर को अच्छे से याद कर सकते हैं। हाँ, इससे मैच जरूर कर सकते हैं कि हमारा उत्तर गलत तो नहीं लिखा हुआ है हमारे पास, इसको जरूर आप ध्यान से देख लें। चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 3 अपवाह। कुल 7 अंक का ये अध्याय है, और इस अध्याय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 अंक का एवं एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय 5 अंक का आने वाला है। तो इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं और 5 अंक का आना है, ठीक है। तो 3 अंक का, 4 अंक का, 2 अंक का कोई प्रश्न इस चैप्टर से नहीं आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी नदी है। तो इसका सही जवाब है अमेजन। अगला है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका सही जवाब है गंगोत्री।
सिंधु जल समझौता किन देशों के मध्य हुआ? तो ये भारत और पाकिस्तान। नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है डेल्टा या ज्वार नदमुख। ये इसके जवाब हुए। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं, तो इसका जवाब है सांगपो। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा और महानदी में नर्मदा नदी है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग और फरक्का, तो इसका उत्तर जोग है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कट कर गोखुर रोधिका, तो गोखुर बनाती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील और भीमताल, तो बूलर झील है। अगली बात करते हैं एक शब्द के उत्तर की। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को भारत की दक्षिण गंगा कहते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल लिखिए। तो नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकली है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम लिखिए। सुंदरबन डेल्टा। झील किसे कहते हैं? झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों ओर से स्थल खंडों से घिरा होता है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? तो सन 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया। गंगा एक्शन प्लान वास्तव में गंगा नदी की सफाई की एक योजना है, इसको कहते हैं गंगा एक्शन प्लान। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य छांटिए। तो छांट कर लिखना है। क्या है प्रश्न इसमें? विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 8000 मीटर, ये गलत बात है। कोरियोलिस बल पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहते हैं, सही है। जेट धाराएं समताप मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर चलती हैं, ये गलत है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है। एल नीनो गर्मी को व्यक्त करता है वास्तव में ये शब्द, तो ये सत्य है। ये बहुत ज़्यादा बार बार अखबारों में आता है, समाचार पत्रों में आता है। एल नीनो प्रभाव से जो मौसम का चक्र है वो प्रभावित हुआ है, इसीलिए ये शब्द बहुत अधिक आता है। आप इसको अखबार में या समाचार पत्रों में भी अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं कि क्या है आखिर। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में आपको पहले से बताया था, अभी जो प्रश्न आपने तैयार किए उनमें से ये पूछा गया है। तो एक जोड़ी इधर की और एक जोड़ी इधर की, इन दोनों को आप पढ़ें प्रश्नों को और उसको मैच कर दें तो आपका उत्तर अपने आप मिल जाएगा। जैसे हिमालय का सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा का दो का ये लिखा हुआ गंगा, सिंधु जल समझौता, ब्रह्मपुत्र नदी, दक्षिण गंगा, गंगा एक्शन प्लान 1985, ये नीचे उत्तर लिखे हुए। तो आपने इसको देख लो, आप अच्छे से इसको समझ लो। ऐसे और भी आएंगे, इसको हम शीघ्रता से आगे ले चलते हैं। अपना ये वीडियो एक लंबा वीडियो है लेकिन बेहद उपयोगी है। एक बार में ही आपको पूरी प्रश्न बैंक के प्रश्न, पूरे उनके मैक्सिमम के उत्तर और एक व्यवस्थित वीडियो हमने प्रयास किया है सामाजिक विज्ञान विषय का कक्षा 9वीं का आपको इस सत्र के लिए मिले। इस वीडियो को हर विद्यार्थी तक पहुंचना चाहिए और हर विद्यार्थी को समझ आना चाहिए। सुन सकते हो आप, इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। तो ये इस तरह से हम इस वीडियो को आपके लिए निर्मित कर रहे हैं। आगे देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है? पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? नमामि गंगे परियोजना को समझाइए। इनके उत्तर हमने यहाँ नहीं लिखे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तर हो सकता आपने जहाँ से भी याद करे हो आप वहीं से याद करिए, अलग से उत्तर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आपको कोई उत्तर कठिन लगता है तो ये जो प्रश्न बैंक है इसमें उत्तर लिखे मिलेंगे, आप तक पहुँचेगी तो आप उससे भी इसको याद कर सकते हैं। आपके पास समय कम है, 1 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा समय है, तो 1 महीने में आपको सभी विषयों की अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप इसकी भी तैयारी अपनी अच्छे से कर लें। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में और है, सिंधु नदी तंत्र को समझाइए, झीलों के महत्व को समझाइए, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या है इसके बारे में लिखिए और समझाइए। इसके अलावा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना कीजिए। 5 अंक के प्रश्न की बात करें तो गंगा नदी तंत्र को समझाइए, नदी प्रदूषण को विस्तार से समझाइए। और बात करते हैं तो सही विकल्प छांटिए। तो इसमें है मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई। तो मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में तमिलनाडु में होती है। उत्तर पश्चिम में धाराओं के कारण चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, किस धारा से आते हैं? तो ठंडी जलधारा। इसके अलावा आगे देखते हैं, एल नीनो धारा है, ठंडी धारा, गर्म ठंडी धारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जवाब लिखा हुआ है एल नीनो का। इसके अलावा अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो शीतकालीन वर्षा को स्थानीय तौर पर
वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि उत्तर भारत में कई बार जाड़ों में जो बारिश होती है उसको क्या कहते हैं, तो काल वैसाखी तो कहते नहीं, आम्र वर्षा भी नहीं कहते, हिम वर्षा भी नहीं कहते, महावट जरूर कहते हैं, महावट वर्षा। तो कई बार मावठा भी लोग कह देते हैं स्थानीय भाषा में। हर राज्य में इनके थोड़े अलग अलग नाम हो सकते हैं। मावट की वर्षा भी कह देते हैं, लेकिन सही शब्द लिखा गया महावट वर्षा, जो शीतकालीन वर्षा है उसका नाम कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, क्या है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है। मौसिनराम और तेजपुर। तो मौसिनराम को अभी भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है और ये मेघालय में स्थित है। अगला है, उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो चक्रवात और लू। तो लू कहते हैं, कई बार स्थानीय भाषा में इसको हम लपट भी कह देते हैं, लेकिन सही शब्द लू है। ठीक है। अगला है, भारत में मानसून का आगमन कब होता है। जून या जुलाई। तो जून महीने में भारत में मानसून का आगमन हो जाता है, इससे बारिश होती है पूरे भारत में। आगे देखते हैं, भारत में ऋतुओं को बांटा गया है कितने भागों में। 4 के 3। तो 3 भागों में, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, कहीं कहीं 4 भी लिखा मिल सकता है, लेकिन जवाब माना गया सही। 3 ऋतुओं में भारत में ऋतुओं को बांटा गया है। विश्व के अधिकांश मरुस्थल कटिबंध में स्थित है, शीतोष्ण और उष्ण। तो उष्ण कटिबंध में अधिकांश मरुस्थल स्थित हैं। चलिए अगला देखते हैं, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत की जलवायु मानसूनी है। मौसम क्या है। मौसम का अर्थ है किसी स्थान विशेष पर किसी खास समय में वायुमंडल की स्थिति। आम्र वर्षा किन राज्यों में होती है। तो कर्नाटक एवं केरल में ग्रीष्म में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ मिल गया कि ये पहले भी आया था, मावट की वर्षा। तो उत्तर भारत में जाड़ों में जो होती है वर्षा उसको मावट या महावट कहते हैं, किंतु दक्षिण भारत में कर्नाटक केरल में गर्मियों में जो वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत के सर्वाधिक ठंडे महीनों के नाम लिखिए। तो भारत के सर्वाधिक जो ठंडे महीने हैं वो दिसंबर और जनवरी हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका उत्तर है मेघालय। अगला है, सत्य लिखिए। तो विश्व के अधिकतर मरुस्थल उप उष्ण कटिबंध में महाद्वीप के पश्चिम किनारे पर पाए जाते हैं। सही जवाब है हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 8000 मीटर है। पूर्व में भी आया, ये गलत जवाब है। ये आगे देखते हैं, कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहते हैं। सही बात है। जेट स्ट्रीम धाराएं समताप मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर चलती हैं, यह सत्य है। एल नीनो शब्द स्पेनिश शब्द है, ये सही है। पूर्व में भी आया था, सही जोड़ी मिलाइए। तो ये मानसून सर्दी के मौसम मार्च से मई, पश्चिमी राजस्थान काल वैसाखी और आम्र वर्षा, ये पूर्व में भी ये शब्द आए हैं। तो आप उनको याद करके सही जोड़ी आप मैच कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है। ये अति लघु उत्तरीय 2 अंक के प्रश्न, आप अच्छे से इनको तैयार कर लें। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं। जेट स्ट्रीम क्या है। इसके अलावा एल नीनो से आप क्या समझते हैं। भारतीय मानसून को एकता का परिचय क्यों कहा जाता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात करें जो 4 अंक का है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसके अलावा 5 अंक के प्रश्न की बात करें, भारतीय ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु पर आपको थोड़ा सा शॉर्ट नोट लिखना है या 2 लाइनें लिखनी है संक्षेप में। तो ये 5 अंक के प्रश्न में है। अगला है, मानसून से आप क्या समझते हैं। भारतीय मानसून वर्षा की विशेषताएं लिखिए। तो ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो हैं वो 2 हैं, इसमें टिप्पणी है भारतीय ग्रीष्म ऋतु और भारतीय शीत ऋतु पर। इसके अलावा ये प्रश्न है, तो आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। इनके उत्तरों को हमने यहाँ नहीं लिखा है। आपको जो प्रश्न बैंक प्राप्त हुई है या होगी उसमें आपको इसके उत्तर भी मिलेंगे। आप अन्य कहीं से भी उत्तर को याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अध्याय 5 की बात करते हैं, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो इसमें 2 अंक का एक प्रश्न एवं एक लघु उत्तरीय 4 अंक का प्रश्न, ये टोटल अध्याय 6 अंक का है। इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठ जो प्रकार के प्रश्न हैं उनमें मल्टीपल चॉइस या सही विकल्प छांटिए। भारत में प्रजातीय पौधे पाए जाते हैं कितने। तो इसका सही जवाब लिखा हुआ 47,000। शंकुधारी पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। तो पर्वतों पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन भारत के किस राज्य में है। तो मिजोरम में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मिजोरम में। अगला देखते हैं,
एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, तो ये भारत के असम राज्य में है। 2011 के अनुसार भारत में वनों का क्षेत्रफल कितना था? 21.05%। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं कितने? 18 हैं जैवमंडल, बायोस्फीयर रिजर्व 18। भारत में नेशनल पार्कों की संख्या 103। ये आपके सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पर आधारित हैं। जीके की या अन्य जो करंट अफेयर्स की पुस्तकें आती हैं उनमें हो सकता है थोड़ा अंतर देखने को मिले, लेकिन चूंकि जो पुस्तक में आप उसको ही सही माने और उससे ही आप अच्छी अपनी तैयारी करें। अगला देखते हैं, विश्व में घड़ियाल केवल कहाँ मिलते हैं? भारत में। सुंदरबन डेल्टा, चीड़, मैंग्रोव। तो सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सर्पगंधा का उपयोग किसमें होता है? रक्तचाप में। ब्लड प्रेशर के इलाज में सर्पगंधा औषधि का उपयोग करते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए, किन्हीं दो घुमक्कड़ पशुपालक जातियों के नाम लिखिए। तो गुज्जर तथा बक्करवाल, ये बकरी चराते हैं, गुज्जर और बक्करवाल, ये पशुपालक जातियों के नाम है। रॉयल बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगला देखते हैं, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ। उस देश का नाम लिखिए जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। तो भारत है। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के नाम लिखिए। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो पन्ना जिले में है। सत्यासत्य की बात करते हैं तो ये प्रश्न ये कथन लिखा हुआ स्टेटमेंट है और हमें ये पता करना है ये सही है या गलत है। तो स्टेटमेंट है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सही जवाब है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं, ये भी सही जवाब है। इसके अलावा मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आता है वहाँ पाए जाते हैं, ये भी सही है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है, ये भी सही है। भारत में 100 नेशनल पार्क हैं, गलत है। आपने अभी देखा था 103 बताए गए थे आपको। ये आ गया आपकी सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी आप बना सकते हैं, नीचे उत्तर लिखे हुए आप उसको देख लें, पढ़ लें। ठीक है, ये लिखा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र रबड़, सागौन, नागफनी, देवदार, नीलगिरी, इसको आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, मैचिंग करना सरल है, आप अपनी पुस्तक से भी मैच कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो आपको हमने अच्छे से दिखा दिया। आप यहाँ से भी इसको नोट करके स्वेच्छा से नीचे उत्तर लिखे, लेकिन आप इसको प्रयास करके खुद मैच करें। ठीक है, आगे देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्राकृतिक वनस्पति से क्या आशय है? देशज और विदेशज वनस्पति में अंतर लिखिए। अगला प्रश्न, वनों का महत्व लिखिए। प्रवासी पक्षी से क्या आशय है? भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं, 3 अंक के हैं। भारत के औषधीय पौधे कौन कौन से हैं? वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? तो ये प्रश्न है। मैंग्रोव वन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। 4 अंक का जो प्रश्न अगर इस चैप्टर से आ सकते हैं तो वो ये दोनों ही प्रश्न हैं। सदाबहार वन, पतझड़ वन में अंतर लिखिए और भारत के मानचित्र में वनों को दर्शाइए। इनके उत्तर आपको पाठ्य पुस्तक निगम की अगर नवीन पुस्तक है उसमें प्रश्न क्रमांक 46 पर ही मिल जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो 5 अंक का प्रश्न होता है, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। और भारत वन्य प्राणियों की दृष्टि से धनी है, इसको समझाइए। तो ये प्रश्न आपकी प्रश्न बैंक में है। इनके उत्तर आप कहीं से भी जहां से भी उचित समझे वहां से याद कर सकते हैं, नहीं तो प्रश्न बैंक के साथ उत्तर भी जारी हुए हैं, उनको उससे भी आप उसको याद कर सकते हैं। चलिए, अब पोर्शन शुरू होता है इतिहास का। ठीक है, अभी भूगोल का भाग था तो इतिहास के पोर्शन में कक्षा 9वीं आदर्शोत्तर इतिहास पहला अध्याय था फ्रांसीसी क्रांति। कुल अध्याय चैप्टर 10 अंक का है और 10 अंक में अति लघु उत्तरीय 2 अंक के 3 नंबर का एक प्रश्न और 5 नंबर का 5, 3, 8 और 2, 10। सही विकल्प इसमें क्या है? फ्रांस की क्रांति ने इस खाद्य पदार्थ की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। पाव रोटी। लुई 16वें की पत्नी का नाम था मेरी एंतुएनेट। आगे देखते हैं। चर्च द्वारा किसानों से लिए जाने वाले करों का एक हिस्सा था, इसको कहते थे ताइद। वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से ये वर्ग वहन करता था, तो जनता। 18वीं सदी में फ्रांस में सत्ताशाही का प्रतीक था राजदंड। आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सीधे राज्य को दिए जाने वाले कर को टाइल कहते थे। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन ने सन 1815 में लड़ा। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन अंतिम रूप से सन 1848 में हो गया। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में लगभग 2.3 करोड़ थी। 1715 में लगभग 2.5 करोड़ के आसपास थी। फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा लिब्रे कहलाती थी। आगे देखते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था लुई 16वें। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो हैं। लुई 16वें का संबंध बूर्बो राजवंश से था। बास्तील का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ। लुई 16वें को मृत्युदंड 21 जनवरी 1793 को दिया गया।
सत्य असत्य छांट सकते हैं आप। फ्रांसीसी समाज में पादरी वर्ग कुलीन वर्ग प्रथम श्रेणी में सम्मिलित थे, यह सत्य है। लोकतंत्र का विकास सबसे पहले फ्रांस में हुआ, यह सही बात है। नेपोलियन को कैदी बनाकर सेंट हेलेना भेजा गया, ये सही है। धार्मिक करों को टाइल नाम से जाना जाता था, यह असत्य है। फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालीन कारण स्टेटस जनरल का अधिवेशन था, यह सही है। फ्रांस में 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये सही है। तो चलिए अब देखते हैं मैच मेकिंग द स्पिरिट ऑफ लाज। फ्रांस के दार्शनिक यूरोप के आधुनिकीकरण के अग्रदूत टाइल और ताइद, ये क्या है? पूर्व में भी आपने पढ़ा, वहां से आप इसको मैच कर सकते हैं। यहाँ भी इसको उत्तर दिए हुए हैं, 1 7 2 3 4 5 बार। तो इसको देख लें, समझ लें, और आप इसको स्वेच्छा से प्रयास करेंगे तो और ये अच्छा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न की बात करें, लुई 16वें के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? 1789 की फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? और जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? 3 अंक के प्रश्न की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान को लिखिए। इसके अलावा फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था? नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, समझाइए। 4 अंक के प्रश्न की बात करें तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज की तीनों स्टेटस के बारे में लिखिए। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो इन प्रश्नों को आपने सुन लिया होगा, तो आप इसको नोट कर लें, दोबारा से वीडियो को देख लें, पीछे से आके आप इस वीडियो को देख लें, वीडियो को सुन लें। सुन के भी आपको प्रश्नों का पता चल जाएगा। प्रश्नों का पता चल जाएगा तो स्वाभाविक है उत्तर भी आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेपर आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये आउट है पूरी तरह से, ये पेपर ही आउट है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, आप परीक्षा में 100% पास हो जाएंगे, 100%। तो आपके पास समय कम है, प्रश्न आपके नियत हैं, इन प्रश्नों से ही प्रश्न पत्र निर्मित होंगे या निर्मित हुए होंगे इस तरह से, या होंगे। तो ये तैयार करें। फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था? नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, समझाइए। 4 अंक के प्रश्न की बात करें, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज की तीनों स्टेटस के बारे में लिखिए। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? फ्रांस के नक्शे में उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहां क्रांति का स्वरूप भयावह था। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम लिखो। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण लिखो। ओलंप डे गूंज द्वारा तैयार घोषणा पत्र में उल्लेखित मूलभूत अधिकार क्या थे? तो इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे, इनमें से ही परीक्षा में, आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। इनके उत्तर आप शिक्षा से कहीं से भी याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अध्याय 2 की बात करते हैं। तो यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति, एक 10 अंक का अध्याय है, जिसमें 2 अंक का एक वस्तुनिष्ठ, 2 वस्तुनिष्ठ, इसके अलावा 3 अंक का और 5 अंक का। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक की बात करें तो दास कैपिटल, इनकी पुस्तक का नाम। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। पहला विश्व युद्ध सन 1914 में हुआ था। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही जवाब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, तो इनको आप अच्छे से देख लो, यही प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं, लिहाजा आप बहुत अच्छे से इनको तैयार करके रखें। 1917 में बोल्शेविक दल का नेता कौन था? व्लादिमीर लेनिन। रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में, रिक्त स्थान भरो। 1914 में रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। आगे देखते हैं, यूरोप में समाज के पुनर्गठन को बढ़ावा, समाजवादी विचारधारा दिया। शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। विश्व युद्ध से उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। एक वाक्य में उत्तर की बात करें तो मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य है? तो वोट डालने के अधिकार को मताधिकार आंदोलन कर रहे हैं। सन 1905 की रूसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई? तो ये खूनी रविवार से हुई। चलिए आगे देखते हैं, कॉमिल्टन शब्द से क्या आशय है? कम्युनिस्ट पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था को कॉमिल्टन कहते हैं। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना किस सन में हुई? तो सन 1898 में। सन 1918 में बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में किससे संधि की? जर्मनी से। सत्य की बात कर लेते हैं, तो अक्टूबर 1917 की क्रांति का संबंध रूस से है, ये सही बात है। अप्रैल थीसिस नामक सिद्धांत लेनिन की देन है, तो ये भी सही बात है। आगे, निजी संपत्ति या भू संपत्तियों का समर्थन करते हुए समाजवादी कहलाते, ये गलत है। सन 1917 के पूर्व रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था, यह सही बात है। सत्य है कथन, ये 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण प्रसिद्ध विश्व युद्ध में रूस की पराजय था, ये सही है। पेरिस कम्यून की स्थापना 1817 में हुई, ये भी सही है। अब ये फिर से सही जोड़ी आ गई, सही जोड़ी को आप पढ़ लीजिए, पूर्व में भी दिए गए
उनको नोट कर लो, नोट करके आप सही जोड़ी मिला सकते हो। वैसे नीचे उत्तर भी लिखें, एक का साथ, दूसरे का है, तीसरे का दा, चौथे का भाव, पांचवें का ई। 2 नंबर के प्रश्नों की बात करें तो निरंकुश राजशाही शब्द रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य था? तत्कालीन समाज में घुमंतु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? रूसी शासन की केंद्रीयकृत नियोजन व्यवस्था क्या थी? लघुत्तरी प्रश्न की बात करें तो कुलक शब्द को परिभाषित करो। रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में लिखिए। अगला है सन 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। अगला है स्टालिन के सामूहिक कार्यक्रम को समझाइए। 5 अंक के प्रश्न की बात करें 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? रूस के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से परिवर्तन किए? अध्याय 3 की बात करते हैं, इसका नाम है नास्तिवाद और हिटलर का उदय। इसमें भी प्रश्न 2 अंक, अति लघुत्तरीय 2 अंक और लघुत्तरीय 4 अंक। तो 4, 2, 6 और 2, 8 अंक का ये चैप्टर है पूरा। सही विकल्प है हिटलर इस देश को विश्व का शक्तिशाली देश बनाना चाहता था, तो जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1939 में। मित्र राष्ट्र में सम्मिलित नहीं था, वो था जापान। आगे देखते हैं वारसाई की संधि किस सन में हुई? तो सन 1919 में। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ स्थित है? अमेरिका में। हिटलर का पूर्ण नाम एडोल्फ हिटलर था। द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच में हुआ। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम 3 मार्च 1933 में लागू हुआ। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखो, तो इसमें था कॉन्सन्ट्रेशन कैंप शब्द क्या है? ऐसा स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। हिटलर की कौन सी विचारधारा ने उसे विश्व में प्रसिद्ध किया? तो उसको कहते हैं नाजीवाद। अगला है ब्लांड शब्द का उपयोग किस प्रजाति के लिए किया जाता है? तो नीली आंखों वाले, सुनहरे बालों वाले नार्डिक जर्मन आर्य के लिए करते हैं। हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है मीन कैम्प। यू फोक से क्या तात्पर्य है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नासी युवा संगठन, इसको यूंग फोक कहा जाता था। ये सही जोड़ी आ गई है। इन सही जोड़ी को आपने पूर्व में जो प्रश्न हैं और उत्तर हैं उनसे ही इस जोड़ी को आप मैच कर सकते हैं। हमने कहा इसको अच्छे से पढ़ लें, इसको अच्छे से पढ़ लें। जो सबसे पहले आपको कन्फर्म उत्तर पता है उससे मैच करें, शेष उत्तर स्वतः मैच हो जाते हैं। वैसे उत्तर की बात कर लें तो पहला का सा अर्थात वर्षा की संधि सन 1919 में। पहला का सा, दूसरे का बा, तीसरे का ई, चौथे का दा, पांचवें का आ। ये सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। सत्य सच छांटिए। यूंग फोंग 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नासी संगठन था। यह सत्य बात है। नासी विचारधारा का मुख्य आधार सभी राज्यों को बराबरी हक देना था, यह गलत है। द्वितीय विश्व युद्ध लोकतंत्र तथा अधिनायक तंत्र की विचारधाराओं का संघर्ष था, यह भी सही है। जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था, यह गलत उत्तर है। वास्तव में जर्मनी ने नहीं बल्कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर बम गिराया था। अगला है नवंबर के अपराधी शब्द वाइमर सरकार के लिए प्रयोग किया जाता था, यह सत्य शब्द है, सत्य कथन है। आगे देखते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्नों की बात करें। मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए। ध्रुवीय राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए। तत्कालीन समय में सूदखोर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? नाजीवादी विचारधारा क्या थी? 4 अंक के प्रश्न की बात करें तो न्यूमेरबर्ग नागरिकता अधिकार अधिनियम 1935 क्या था? नाजी जर्मनी में महिलाओं विशेषकर माताओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। कल्पना कीजिए कि आप नाजी जर्मनी की स्कूली बच्ची, ऐसे में जर्मनी के इतिहास पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो ये प्रश्न हुए 4 अंक के। इसके अलावा नाजी सोच के खास पहलू क्या थे? वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी? नास्तियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? बात करते हैं अब यहाँ से राजनीति शास्त्र आपका प्रारंभ होता है। तो इसमें है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। ये कुल 11 अंक का चैप्टर है, जिसमें अति लघुत्तरीय 2 अंक का एक प्रश्न 4 अंक का और एक 5 अंक का। तो हम बात करते हैं सही विकल्प की। किसके शासन को लोकतांत्रिक शासन समझा जाता है? तो इसका उत्तर है जनता के शासन को। कौन सा कथन लोकतंत्र की विशेषता है? तो लोग अपना शासक चुन सकते हैं, ये विशेषता है। बहुत सारे उत्तर दिए, हमने उत्तर पढ़ दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है? म्यांमार को वर्मा भी कहते हैं, भारत से लगा हुआ ये देश है। किस प्रकार की शासन व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी होती है? लोकतांत्रिक सरकार में। लोकतंत्र सरकार का एक प्रकार है, जनता को उनका शासक चुनने की स्वीकृति देता है। यहाँ जनता को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, केवल जनता को चुने गए नेता देश पर शासन करते हैं। तो इनमें से
सभी ये उत्तर हैं, सभी सही हैं। रिक्त स्थान की बात करें, सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए। चीन की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। 2017 में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को हटाया गया। एक ऐसा सिद्धांत जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ये रिक्त स्थान था। एक शब्द या एक वाक्य की बात करते हैं तो अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में किसके सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की? जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, अगला है, सऊदी अरब में समाज के किस वर्ग को वोट डालने का हक नहीं है? महिलाओं को नहीं है सऊदी अरब में। कोई एक गैर लोकतांत्रिक लक्षण लिखो। सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को किस प्रकार परिभाषित किया? तो ये महत्वपूर्ण उनकी प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध परिभाषा है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। चलिए आगे बात करते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? लोगों द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के पास। सत्य असत्य की बात करो, पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, गलत बात है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल सीटें 230 हैं, सही है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध नहीं कराता है, असत्य है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, सही है। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति नहीं मिली, असत्य है। चलिए सही जोड़ी आ गई। तो सही जोड़ी के बारे में हमने पूर्व में भी कहा कि आप एक तरफ के पूरे बिंदुओं को पढ़िए, इसके पश्चात दूसरे तरफ के बिंदुओं को पढ़िए और मैच करिए। मैच करके देखिए, जो जो बिंदु मैच कर जाएं वो बहुत अच्छा है, और जो मैच इसके पश्चात जो शेष रहते हैं वो स्वतः मैच कर जाते हैं। तो इसको आप जो पूर्व में आपने पढ़ा है उससे आप कर सकते हैं। फिर भी उत्तर हम बता देते हैं। पहला का दा, दूसरे का शा, तीसरे का बा, चौथे का ई और पांचवें का आ। 2 अंक के प्रश्न की बात कर लेते हैं। लोकतंत्र की कोई विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र तथा स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। प्रतिनिधिक लोकतंत्र से क्या आशय है? चीन एक साम्यवादी देश है जहां प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में चुनाव होते हैं, फिर भी लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता। कारण समझाओ। लोकतंत्र का सरल अर्थ लिखो। भारत में लोकतंत्र के खिलाफ अपने तर्क लिखिए। 4 अंक में आ सकता है ये। देखते हैं, लोकतंत्र एक गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना कीजिए। लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन, क्या अंतर है दोनों में, इसकी तुलना करो आप। लोकतंत्री क्यों? अपने तर्कों द्वारा समझाओ। एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें और फैसला करें कि आप लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। अपने फैसले के पीछे तर्क भी बताएं। यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई। सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह से करेंगे? इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें। तो ये बहुत सारे तर्क दिए हैं। जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं। एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही। पिछले 3 चुनाव में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। तो ये प्रश्न में ही सम्मिलित हैं और उसके उत्तर मिल जाएंगे आपको। एक प्रश्न और है, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। अब हम बात करते हैं अध्याय 2 की, संविधान निर्माण। ये कुल 5 अंक का है। इसका मतलब एक छोटा अध्याय है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 3 प्रश्न, एक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न की चर्चा करते हैं। रंग भेद नीति ने लोगों को किस आधार पर बांटा था? तो चमड़ी के रंग के आधार पर। आबादी में क्षेत्रों का हिस्सा 3/4 था। मिश्रित नस्ल वाले भारतीयों को रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। रंगभेद की शासकीय नीति अस्थियों के लिए कैसी थी? दमनकारी थी। गोरों की बस्तियों में काम करने के लिए लेना पड़ता था परमिट। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में किसके खिलाफ आंदोलन किया था? गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका में को 28 वर्षों का कारावास दिया गया था। तो वास्तव में ये महान नेता थे दक्षिण अफ्रीका के, वो है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को रोबेन द्वीप में रखा गया था। नस्ली भेदभाव रंगभेद पर आधारित है। गोरों ने दक्षिण अफ्रीका का शासन अपने हाथ में ले लिया था। चलिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर की बात कर लेते हैं। तो 26 अप्रैल 1994 को इस देश का झंडा लहराया गया, तो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी आत्मकथा का नाम था द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार का भेद था? रंगभेद नीति थी। किन लोगों को गिरजाघर तक नहीं जाने दिया जाता था? तो काले लोगों को गिरजाघर तक नहीं जाने दिया जाता था। संविधान लागू होने पर दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में क्या परिवर्तन किए? तो संविधान लागू होने पर दक्षिण अफ्रीका में गोरों को माफ कर दें की नीति पर काम किया। सत्य सत्य की बात कर लें तो रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है, सही बात है। भारतीय संविधान में अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे, ये सही है। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था, ये सही बात है। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अम्बेडकर में नहीं था, ये गलत है।
उनके मन में यह सपना था। किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारूप है, ये सत्य है। किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारूप है, ये सही बात है। तो आगे के बिंदु देखते हैं। सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी हमने पूर्व में भी बताया कि आप इसको, आपने जो पूर्व कोई बिंदु पढ़े हैं उन बिंदुओं के आधार पर आप सही जोड़ी बना सकते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सार्वभौमताधिकार, यंग इंडिया, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, इसी दस्तावेज का मुख्य हिस्सा। तो ये इसके एक और मैचिंग में जो प्रश्न लिखे हुए, बिंदु लिखे हुए, सॉरी, इन बिंदुओं में जो सबसे पहले आपको 100% श्योर हो, निश्चित तौर पर पता, उनको मैच कर दीजिए, उनके उत्तर लिख दीजिए। हमने इनके उत्तर भी नीचे लिखे। पहले का सा, दूसरे का, तीसरे का ई, चौथे का मैचिंग बा। तो 4 नंबर है वो बा माने ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 5वें का दा। चलिए आगे देखते हैं। किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी? संविधान से क्या आशय है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? उसमें कितने अनुच्छेद थे? नेल्सन मंडेला को कब गिरफ्तार किया गया एवं किस जेल व द्वीप में रखा गया? दक्षिण अफ्रीका में गुलामों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? हम बात करते हैं अध्याय 3 चुनावी राजनीति की। तो ये कुल 4 अंक का है। 4 अंक के लिए बात करते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस की प्रतिज्ञा लिखें। चुनाव की जरूरत क्यों, वर्णन करें। चुनाव आयोग किसे कहते हैं? भारत में चुनाव आयोग के अधिकार लिखिए। चुनाव में लोगों की भागीदारी का वर्णन कीजिए। संस्थाओं का कामकाज अध्याय 4। इस अध्याय में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 अंक के पूछे जा रहे हैं। तो सही विकल्प छांटिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी पालन करना पड़ता है कानून का। भारतीय संसद का नाम लिखिए। तो लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो गृह मंत्री होता है। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो संसद को पावर है। भारत के प्रधानमंत्री को किस सदन के सदस्यों का समर्थन हासिल होता है? तो लोकसभा के। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। 2 राज्य सरकारों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय न्यायालय द्वारा लिया जाता है। संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। पल्स पोलियो अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया 1979 में। भारत सरकार द्वारा वास्तव में शुरू किया गया। 1979 में गठित दूसरे पिछड़े जाति आयोग की अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। भारत में संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो भारत सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया? 27। लोअर हाउस के सदन को कहा जाता है लोकसभा। अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। तो 3 प्रकार के ये कैबिनेट मंत्री हैं, सॉरी। सत्यासत्य छांटिए। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख नहीं होता, यह गलत बात है। वास्तव में प्रमुख होता है। किसी भी देश में कानून लाने का अधिकार संसद को है, सही है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है, यह सही बात है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक नहीं है, ये गलत है। वास्तव में है। सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित एवं निगरानी करती है, ये सही बात है। चलिए आगे देखते हैं। सही जोड़ी मिलाएं। तो सही जोड़ी आप बिल्कुल मिला सकते हैं। हमने पूर्व में भी सही जोड़ियों को नहीं बताया, सीधे सीधे आपके लिए छोड़ रखा है इसको। आप इसको देखें, दोनों तरफ देखें कौन कौन से बिंदु दिए और जो सबसे ज़्यादा मैच करते हो उनको आप पहले मैच करते हैं। शेष बचे हैं उनके उत्तर आप इसके बाद मैच कर सकते हैं। उत्तर की बात करते हैं। तो ये नीचे उत्तर लिखे हुए हैं। पहले का दा, दूसरे का आ, तीसरे का बा, चौथे का ई और 5वें का शा। चलिए आगे देखते हैं। और ये हमारा सामाजिक विज्ञान का अंतिम पोर्शन प्रारंभ हो रहा है, अर्थशास्त्र का। इसमें पहला अध्याय पालनपुर गांव की कहानी, ये कुल 4 अंक का है। यदि बहुविकल्प की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो कच्चा माल। पालनपुर गांव की प्रमुख गतिविधि थी खेती। प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कंप्यूटर प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वास्तव में मनुष्य द्वारा निर्मित है, कृत्रिम है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? कच्चा माल। भूमि मापने की इकाई क्या है? हेक्टेयर। रिक्त स्थान की भरें। कृषि भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, दशक के अंत में हुई थी। अधिक उपज वाले बीजों, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग हरित क्रांति में किया गया था। मशीनें एवं भवन स्थायी पूंजी के उदाहरण है। पालनपुर में मुख्य काम क्या था? खेती था। एक शब्द में उत्तर लिखें। तो उत्पादन का कोई भी एक प्राकृतिक साधन बताएं। भूमि है, जैसे उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं? गैर कृषि क्रियाओं के 2 उदाहरण लिखो। बहुफसल विधि प्रणाली किसे कहते हैं? कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर है कच्चा माल तथा नगद पैसों कार्यशील पूंजी कहा जाता है। आगे देखते हैं।
सही जोड़ी मिलाइए, तो सही जोड़ी आप मिला सकते हैं आसानी से। आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो जोड़ियाँ मिला लेंगे। वैसे इनके उत्तर लिखे हुए हैं, एक का बा, दूसरे का आ, तीसरे का दा, चौथे का ई और पांचवें का सा। उम्मीद करता हूँ आपने इसको पढ़ लिया होगा। पढ़ के आप अपनी मर्जी से इसको मन से आप मैचिंग करिए। अगर मैच नहीं होता तो नीचे हमारा जो उत्तर लिखा हुआ है इससे आप अपनी जोड़ी को सुधार सकते हैं, मैच कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सत्य सत्य लिखिए। पालमपुर के किसान वर्षा ऋतु में ज्वार और बाजरे का उत्पादन करते थे, सही है। भू मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है, सही बात है। 1950 के अंत में भारत में हरित क्रांति हुई, ये गलत है। वास्तव में 1960 के अंत में हुई। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने वाली आधुनिक प्रणाली पैदा करने को आधुनिक विधि प्रणाली कहते हैं, गलत है। गांव में मुख्य उत्पादन क्रिया खेती है, सही बात है। आगे देखते हैं। 2 अंक की बात करते हैं। कौन सी पूंजी कार्यशील पूंजी कहलाती है? आधुनिक कृषि पद्धति में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से क्या क्या हानियां हैं? 3 अंक के प्रश्न की बात करें। भौतिक पूंजी क्या है? इसके विभिन्न प्रयोगों को उदाहरण से समझाओ। हरित क्रांति क्या है? इसने भारत की खाद्यान्न समस्या को कैसे दूर किया? खेती के आधुनिक और पारंपरिक तरीके में कोई 3 अंतर बताइए। इसके अलावा हम 4 अंक के प्रश्न की बात करें तो उत्पादन का उद्देश्य क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन के लिए आवश्यक कारकों को समझाइए। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ये पारंपरिक कृषि से किस प्रकार से भिन्न है? अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरक मिट्टी, भौमजल, नदियों के पानी को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? पंजाब में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग का क्या प्रभाव पड़ा? अर्थात फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं जो बाजार से खरीद के खेतों में, तो उससे क्या नुकसान होता है, इसको लिखना है। 5 अंक के प्रश्न की बात करें तो उत्पादन का उद्देश्य क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन के लिए आवश्यक कारकों को समझाइए। इसके अलावा खेती के आधुनिक और पारंपरिक तरीकों में कोई 5 अंतर बताओ। अगला प्रश्न है, आपके क्षेत्र में कौन कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य होते हैं, उनकी सूची बनाइए। अगला चैप्टर है अर्थशास्त्र में संसाधन के रूप में लोग, 5 अंक का है। हम 1 अंक के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो मानव पूंजी का उदाहरण है डॉक्टर। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? प्रछन्न बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर है परिवहन। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74%। तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में सम्मिलित है बैंकिंग, ये तृतीय क्षेत्र कहलाता है। रिक्त स्थान को पूर्ति करें तो नगरीय क्षेत्रों में सामान्यतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं मानव पूंजी को निर्माण में सहायक हैं। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। जन्म दर, एक विशेष अवधि में 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है, सही बात है। मानव पूंजी निर्माण देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करती है। एक शब्द में उत्तर लिखें। मानव पूंजी निर्माण किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी अधिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं? मृत्यु दर से क्या आशय है? तो इन प्रश्नों के उत्तर भी आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लें और नोट कर लें, और चाहे तो प्रश्न बैंक से नोट कर लें, या प्रश्न आपको ये पता चल गए तो उत्तर आप कहीं से भी अपने शिक्षक शिक्षिका से नोट कर सकते हैं, या पुस्तक से जहाँ से भी आपने पढ़ा उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। एक विशेष अवधि, ये वास्तव में मृत्यु दर की परिभाषा थी। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली कोई 2 बेरोजगारी लिखिए। मौसमी और प्रछन्न बेरोजगारी, ये सही जोड़ी आ गया है, 5 अंक का है। इसको, इस क्षेत्र को पढ़ लीजिए। थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, किंतु वास्तव में 1-2 बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। इसके उत्तर में पढ़ देता हूँ। एक का बा, दूसरे का, तीसरे का दा, चौथे का ई और पांचवें का सा। ये लिखा हुआ आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, आप वहाँ से आसानी से नोट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप सुरक्षित रखें, बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, परीक्षा तक पूरी तरह सुरक्षित रखें। लगभग सारे प्रश्न इसी वीडियो से आने वाले हैं। इस वीडियो को आप कई बार देखेंगे या सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे भी याद हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। 77 की बात करें। बेरोजगारी में वृद्धि आर्थिक समृद्धि का सूचक है, गलत बात है। परिवहन के क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, ये भी गलत है। मानव पूंजी, कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है, सही बात है। शिशु मृत्यु दर का संबंध 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु से, ये भी सही बात है। तो आगे देखते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता पर निर्भर नहीं करती, ये गलत बात है। अति लघु उत्तरीय 2 अंक के प्रश्न जो आने वाले हैं उनमें प्रचंड बेरोजगारी से क्या समझते हैं? बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? मानव पूंजी निर्माण में से उत्पादकता की वृद्धि में कैसे संभव है कि उत्पादकता बढ़ जाए यदि मानव पूंजी निर्माण यदि हो तो? आगे देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें 3 अंक की। शिक्षा किस किस प्रकार मानव पूंजी निर्माण का आवश्यक घटक है? इसके अलावा अगला प्रश्न है, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर बताइए। ये अंतर लिखा हुआ है, आप चाहे इससे देख लें, चाहे अन्यत्र कहीं से भी आप इनके उत्तरों को लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए विशेष समस्या क्यों, ये 4 अंक में आ सकता है। मानव पूंजी निर्माण का क्या अर्थ है, आर्थिक विकास में क्या योगदान है, 5 अंक ये 4 अंक के प्रश्न है। इसके अलावा और भी भारत में मानव पूंजी निर्माण का स्तर निम्न रहने का क्या कारण है, इन कारणों को आपको ढूंढ कर लिखना है अच्छे से। मानव पूंजी किसे कहते हैं, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत बताइए। ये हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की और सामाजिक विज्ञान के अंतिम चैप्टर की, तो इसका नाम निर्धनता एक चुनौती। कुल ये चैप्टर 7 अंक का है। प्रश्नों की बात करें, बहुविकल्पी प्रश्न है। निर्धनता मानदंड के अनुसार शहरी क्षेत्र में कैलोरी उपभोग किया जाना चाहिए 2100। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999 में प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में प्रारंभ हुई। निर्धनता मानदंड के अनुसार ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में कैलोरी उपभोग होना चाहिए 2400। वर्तमान में भारत का सर्वाधिक निर्धन राज्य बिहार को माना जाता है। एमएसपी का तात्पर्य न्यूनतम समर्थन मूल्य। अंत्योदय कार्ड का संबंध सभी गरीबों के लिए। अन्नपूर्णा योजना वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है। रिक्त स्थान की बात करें तो ये रिक्त स्थान है उन्मूलन के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए, तो इसका जवाब निर्धनता। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 है। निर्धनता उन्मूलन के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना 2004 में प्रारंभ हुई। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड होते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, हरित क्रांति का संबंध गेहूं और चावल उत्पादन से। भारत में सबसे भयानक अकाल 1943 में बंगाल में हुआ था। अमूल डेयरी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो अमूल डेयरी वास्तव में गुजरात के आनंद जो शहर है उस शहर में अमूल डेयरी का बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है। अमूल का वास्तव में पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। चलिए आगे देखते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। भारत में निर्धनता के आकलन का सर्वेक्षण किस संगठन के द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। मनरेगा कब लागू हुआ, सन 2005 में। निर्धनता के रोकने के कोई 2 उपाय लिखो, ये दोनों उपाय लिखे हुए। उत्पादन का क्या उद्देश्य है, द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण लिखो। विनिर्माण उद्योग ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा सही जोड़ी मिलाइए। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना कब शुरू हुई, स्वर्ण जयंती शहरी योजना कब शुरू हुई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुई, अन्नपूर्णा योजना कब से शुरू हुई और अंत्योदय अन्न योजना कब से शुरू हुई। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सही जोड़ी से संबंधित हैं। इसको आप पढ़ें, इन सनों को आपने याद किया होगा, तो जो सबसे पहले मैच कर रहे हैं उनको मैच कर दें, शेष को बाद में मैच करें। तो इसके सही जवाब भी मैं बता दूं। पहले का ई, दूसरे का सा, तीसरे का बा, चौथे का दाव, पांचवें का आ। चलिए आगे देखते हैं। सत्य की बात करते हैं। भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। सही बात है। बिहार और उड़ीसा भारत के सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं। सही है। पश्चिम बंगाल को भूमि सुधार कार्यक्रम से निर्धनता कम करने में मदद मिली, ये सही है। आय स्तर की तुलना का आधार निरपेक्ष गरीबी, ये गलत है। रोजगार गारंटी अधिनियम 2004 में शुरू हुआ, ये भी गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले जो है, निर्धनता का क्या अर्थ है, सापेक्ष निर्धनता से क्या तात्पर्य है। यदि 3 अंक के प्रश्न की बात करें तो भारत में निर्धनता के 3 कारण लिखो। भारत में निर्धनता उन्मूलन हेतु किसी कार्यक्रम को समझाइए, ये 3 अंक के प्रश्न थे। भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की असफलताएं लिखिए। अगर हम 4 अंक के प्रश्न की बात करें तो भारत में निर्धनता के क्या कारण, निर्धनता दूर करने के उपाय बताओ। अगला है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे करते हैं। यदि 5 अंक के प्रश्न की बात करें तो वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों पर चर्चा करें। भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में लिखिए। ये अंतिम प्रश्न है पूरे सामाजिक विज्ञान का और हमारे इस पूरे वीडियो का। भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ योजनाएं शुरू की गई, जिसमें मनरेगा, ये आपने नाम सुना होगा, आपने गाँव में भी नाम सुना होगा। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना। तो ये कुछ एक योजनाएं हैं जो भारत में प्रारंभ की हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने पूरा का पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा। इस वीडियो को आप अच्छे से लिंक, इसको कहाँ कैसे सुरक्षित रखें, हमने इसका एक पूरा वीडियो बनाया। आप उस वीडियो को देखकर ये देख सकते हैं इसकी लिंक को कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि परीक्षा तक तो कम से कम आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो ये कुछ जो चैप्टर थे, जो प्रश्न बैंक में सम्मिलित थे, ये हमने ब्लूप्रिंट वीडियो में बताया कि कौन कौन से चैप्टर इसमें सम्मिलित नहीं है। तो 2020-21 के लिए समकालीन भारत में अध्याय 6 जनसंख्या, इसके अलावा अध्याय 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद, अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे, लोकतांत्रिक राजनीति की बात करें तो इसमें अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार, अर्थशास्त्र की बात करें तो अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा, इन चैप्टर्स को हटा दिया गया। ये ब्लूप्रिंट आधारित वीडियो जो आपने पूर्व में देखा है।
समझाए। ये पूरा पेपर है, 21 दिन 5, 21 मुख्य प्रश्न होंगे, 5 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। तो प्रश्नों के नंबर हमने पूर्व में भी बताए, फिर भी आप इस वीडियो को देख के फिर से समझ सकते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ आपने पूरे के पूरे वीडियो को देखा होगा। इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/hollywood.board यहाँ आप रिक्वेस्ट भेजकर इस पेज से जुड़ जाएं, ताकि कोई भी वीडियो जो हम अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा हमारे ब्लॉग से भी इस वीडियो को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। ये यूट्यूब चैनल की हमारी लिंक है जहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान का ये एक लंबा जो आपका जो वीडियो है ये लंबा अवश्य है, लेकिन आपका पूरा का पूरा पेपर हमने इसमें कवर किया है। आप इसको अच्छे से कई बार दोहरा के समझ लें, पढ़ लें, तो आपको बहुत अधिक तैयारी में मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा। वीडियो के अंत में मैं एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं, ये वीडियो का जो सामग्री है ये लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जो प्रश्न बैंक आपके लिए जारी किया गया उस पर पूरी तरह से आधारित है, और ये पूरी तरह से उसी पर आधारित है। लिहाजा ये पूरी तरह से एक प्रमाणिक जानकारी है, आपको कहीं भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त कहीं भी कोई भी कुछ भी दिखा रहा है, आपको उसको ध्यान नहीं देना है। आप इसको पढ़िए, और आपको कहीं भी कोई भी तकलीफ है, कोई भी दिक्कत है, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें, हम निश्चित तौर पर उसका जवाब देंगे। और जो भी आपके लिए प्रमाणिक या सही होता है, हम अपने वीडियो के माध्यम से केवल वही आपको प्रस्तुत करते हैं जो आपके लिए बिल्कुल सही है और 100% उपयोगी है। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।